अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी फिजा रियाज। प्रोग्राम फेस टू फेस में आपको खुशामदीद कहते हैं। रोजाना हम ईरान यूएस वॉर के हवाले से आपको लेटेस्ट अपडेट देते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि जो 60 रोज के लिए एक एमओयू साइन हो रहा है, इसमें क्या पेशरफ्त हुई है, अमेरिका की जानिब से क्या क्लेम किया जा रहा है, फील्ड मार्शल को कैसे ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्या अपनी पहले वाली पोजीशन पर ओपन होगी, उसी तरह रहेगी। ये सब आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा। लेकिन सबसे पहले ईद से पहले जो नाखुशगवार वाकया पेश आया है, ईद से 2-3 रोज पहले ऐसा वाकया पेश आ जाना जिससे पूरी कौम इस वक्त गुस्से में भी है, गम में भी मुब्तला है, और ये चीज बराबर करवाना चाहते हैं कि चमन में जो ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है, हम बलूचिस्तान बलूची बहन भाइयों के साथ खड़े हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम उनके पीछे खड़ी है, और जो दहशतगर्द जो बुज़दिलाना कोशिशें कर रहे हैं उनको कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। और जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया है, चमन बॉर्डर फाटक के करीब ये वाकया जो पेश आया है, उनके लिए तो तमाम तर हमदर्दियां तो हैं ही हैं। साथ ही साथ हमारी आर्म फोर्सेस बराबर करवा रही हैं कि सिक्योरिटी को मामूल पर लाया जा सके, सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जा सके, और पूरे इलाके को इस वक्त ऑर्डर ऑफ करके जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यहीं से हम जो है कोयटा वाले इशू से सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारे साथ एयर वॉइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब हैं, जो कि बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है वो दिफाई तज्जिया भी पेश करते हैं। लेकिन आज हमसे जब उनसे कोयटा के बारे में पूछेंगे कि उनके क्या जज्बात हैं, और इसके साथ साथ हमारे परमानेंट पैनलिस्ट हमारे साथ शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी मौजूद हैं। आप दोनों को वेलकम है। लेकिन सबसे पहले साजिद हबीब साहब, हम पूरी कौम की तरह, आई एम श्योर के आप भी जो है वो इस वक्त गम की हालत में होंगे जो कोयटा में ब्लास्ट हुआ है। हमेशा दहशतगर्द, और सबको पता है कि ये इंडिया है जो कि हम एक प्रॉक्सी वॉर की सूरत हाल में है। शुक्रिया। इंतहाई अफसोसनाक एक गम तो है ही, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे बीइंग अ वेटरन गुस्से का ज़्यादा इस वक्त मेरे अंदर एक है। जो भी कह लें, ये या तो हमारे ही बिगड़े हुए लोग हैं जो यहाँ से सरहद के पार जाके बैठे हुए हैं, अफ़गानिस्तान में बैठे हुए हैं ख़ास तौर के ऊपर। ये किसी रहम के, मर्सी के लायक नहीं है। देखिए, हमें इस ऑपरेशन करना पड़ेगा, रूथलेस ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप याद कीजिए, जब ये बहुत ज़्यादा तामल उधर श्रीलंका में होता था, कितने बरस उन्होंने किया, और फिर उन्होंने पाकिस्तान आर्मी ने, हमारे लोगों ने जाके उनको गाइड किया। हमारा एक्सपीरियंस है उसमें, और उसमें फिर तय किया था श्रीलंका ने कि हम ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ पे कुछ शायद, जिसको मैं बड़े सादा लफ्ज़ों में कह सकता हूँ कि आटे के साथ घुन पिसता है तो पिसने दो, दिस इज़ व्हाट दे सेड। लेकिन हमारी फोर्सेस मैंने देखा है कि बहुत एहतराम करती हैं। कई दफ़ा हमने देखा कि फायर ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ पे बच्चे औरतें बैठे होते थे, और हमारी फोर्सेस कभी वहाँ पे फायर बैक नहीं करती। लेकिन चूंकि ये इनकी शक्लें वही हैं जैसे हमारे लोकल लोग हैं, और हमारे लोकल लोग बहुत तंग हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये हमारे लोग जो रह रहे हैं ये वो फसाद कर रहे हैं। ये फसाद वही है जिनको भारत सपोर्ट कर रहा है। तो आई थिंक भारत को हमें भी हर महाज के ऊपर जवाब देना चाहिए। वो कहते हैं कि जिस कॉइन में वो कर रहा है, उसी कॉइन में, उसी सिक्के में जवाब देना चाहिए। तो जो आपके जज्बात है ना, आई एम श्योर कि ये हर पाकिस्तानी के हैं। चूंकि आप तो फोर्सेस से ताल्लुक रखते हैं, तो शायद हमसे ज्यादा आप इस चीज को फील कर सकते हैं, तभी इतना अग्रेसिव और इतने गुस्से में आप हैं और गमगीन भी हैं। बट सर, ऐसी आपको वजह क्या नजर आती है कि वाई बलूचिस्तान को क्यों टारगेट किया जाता है हर बार, और हम अभी तक जो है उन लोगों को उस तरीके से बचा नहीं पा रहे, या कहीं ना कहीं एक रहना चाहिए, गैप रह रहा है लोगों के दरमियान और हम फोर्सेस के दरमियान। मिसकम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा है जिसका फायदा उठा रहे हैं इंडिया वाले। ये सारी चीजें हैं। बिल्कुल, हमें देखना चाहिए कि कौन सी कुव्वतें हैं जो अंदर बैठी हुई हैं, जिन्होंने कुछ अवाम के किसी एक तबके को लाके फोर्सेस के सामने खड़ा कर दिया है। मैं अब भी समझता हूं कि ये चूंकि चाइना वो इस वक्त थ्रेटन कर रहा है, ऑलमोस्ट एट पार विद जो एक यूनिपोलर वर्ड थी अमेरिका की, उसके सामने आ गया है। और बल्कि शायद उससे, अगर विक्टर गाव को सुने जो उनका वो ग्लोबलाइजेशन का एडवाइजर है, उससे शायद आगे निकल गया है। ये उसको रोकने के लिए, और उसकी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसकी सबसे बड़ी आर्टरी तो ये है, ये पूरी जो बलूचिस्तान से गुजर रही है, जो गवादर तक जा रही है,
तो इसको चेक करने के लिए इंटेंशनली छोड़ा गया असला वहाँ पे। उसके अलावा तालिबान को हर महीने बाकायदा कैश, हार्ड कैश डिलीवर किया जाता है। तो भाई हम वो डिप्लोमेसी अपनी जगह रखें, लेकिन यहाँ पे किसी भी लिहाज के बगैर हमें इनके अड्डों का कला कमा करना होगा, वो भारत के अंदर हो या वो अफगानिस्तान के अंदर हो। बिल्कुल इंतहाई काबिल एहतराम एयर मार्शल साहब, अभी भी बलोचिस्तान, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कब तक ये बलोचिस्तान हमारा जलता रहेगा और ये हम बयानात देते रहें। आपने बड़ी खूबसूरत बात अभी की है कि इंतहाई सख्त ऑपरेशन आप करना चाह रहे हैं, आपकी राय है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 23 से 24 अफराद हमारे जामे शहादत नोश कर चुके, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी इसको ओन कर रही है। अब बात कोऑर्डिनेटेड इन सर्जरी की तरफ अगर जा रही है कि आप उसको किस नज़र से देखते हैं, और ये भी बता दें कि जिस तरह आपने दूसरी बात साथ की है कि भारत इनको फंडिंग कर रहा है, बात यह है भारत ने अरबों रुपए लगा दिए और चंद घंटों में उसके अरबों रुपए तबाह हो गए। उसको अब ये पता चल गया कि मैं फिर पैसे लगाऊंगा, अरबों रुपए लगाऊंगा, पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकता, लिहाजा चंद करोड़ अफगानिस्तान के जरिए, KPK के जरिए, बलोचिस्तान के जरिए ये पैसे खर्च करके वो फितना और फसाद लगा सकता है। तो मोहतरम, ये बात आपका भी समझ है, हमें भी समझ है और अवाम को भी समझ है, तो फिर क्या इंतहाई सख्त ऑपरेशन, किस जानिब आप बात जा रही है? काबिल एहतराम साजिद भाई। मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि छोटे छोटे ऑपरेशन करने की बजाय हमें दोनों एरियाज में हमारी फोर्सेस को चाहिए, और हमारे पास ऐसे वेयर विदौल है, हमारे पास ऐसा साजो सामान मौजूद है, हमारे पास ड्रोन्स हैं, हमारे पास कॉम्बैट ड्रोन्स हैं, हमारे पास वेपन्स कैरी करने वाले ड्रोन हैं, सेंसर्स वाले ड्रोन्स हैं, कि अब हम पूरी तवज्जो के साथ एक, जिसको हम अब हम अपने आप को हार्ड स्टेट कहते हैं, तो हार्ड स्टेट बन के हमने दिखा दिया भारत को, हार्ड स्टेट बन के हमने दिखा दिया कुछ हद तक अफगानिस्तान को। अब हमें ये जहां जहां ये दहशतगर्द बैठे हुए हैं और जो जो इनके सहूलतकार हैं, उनके खिलाफ बिला किसी रूल रियायत के हमें एक हार्डेस्ट स्टेट होके करना पड़ेगा, वरना हमारा KPK और हमारा बलूचिस्तान इसी तरह ब्लीड करता रहेगा। और मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह ताला ये जो अभी ईरान वगैरह की USA के, क्योंकि इसकी वजह से हमारी अपनी मईशत बहुत डिस्टर्ब हो रही थी और पूरी दुनिया की मईशत इसके असरअंदाज थी, और अगर ये आग ना रोकी जाती ईरान वाली तो ये हमारे तरफ भी आ सकती थी, जैसे कि खित्ते के बाकी मुल्कों की तरफ गई। बहुत अच्छा काम किया, इंशाल्लाह ये एक फाइनल डील के नज़दीक नज़र आ रहा है, लेकिन इसके बाद मैं समझता हूँ कि हमें एक हार्डेस्ट हिटिंग ऑपरेशन पूरे एरियाज को कॉर्डन ऑफ करके बंद करके हमें करना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि रूथलेस। उसमें फिर किसी के ऊपर आपको रहम नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये लोग इतने दहशतगर्द हैं। आप जरा देखिए कि वो कितनी बड़ी गाड़ी बारूद से भरी होगी जिसके वो निशानात आपको नजर आ रहे हैं। 24 लोग तो कम से कम शहीद हुए हैं। आप दाएं बाएं देखिए कितनी दूर तक उसका इम्पैक्ट था। ये असला कौन दे रहा है, ये बारूद कौन दे रहा है, ये गाड़ियां कौन दे रहा है, ये इनकी फैमिलीज को पैसे कौन दे रहा है कि तुम जाके सुसाइड बॉम्बिंग करो और तुम्हारे खानदानों को पाला जाएगा। ठीक है, उनको वो ड्रेन भी किया जाता है, उनको सिडेट भी किया जाता है, लेकिन आई थिंक हार्डेस्ट हिटिंग एवर ऑपरेशन वक्त की इस वक्त अहम जरूरत है। साजिद साहब, आप जो फरमा रहे हैं हमें यह समझ आ रही है कि अब ईरान और अमेरिका का जो मुमकिन मुआहिदा है वो अगले 72 घंटे में इंशाल्लाह ताला मंजर आम पे आ जाएगा, और ये इज्जत भी अल्लाह पाक पाकिस्तान को दे रहा है कि जिस तरह उसने निगोशिएशन की और ये फतह पाकिस्तान की फतह है। यानी कि इस मुआहिदे के बाद एक तो ये जानना चाहूंगा कि आप ये कह रहे हैं कि ईद के फौरी बाद फिर ये सख्त ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला है, और दूसरा ये जो मुआहिदा हुआ है इसका पाकिस्तान की मौशरत पे क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? दो बातें हैं साजिद भाई। जी इंशाल्लाह उम्मीद है, बड़े पॉजिटिव मुस्बत इशारे आ रहे हैं हर तरफ से। ट्रंप ने तो ये भी कह दिया कि फाइनली उसने अपने जुड़वा भाई नेतन्याहू को भी तसल्ली दे दी है, उसको भी सेटिस्फाई कर दिया है। और मैं समझता हूँ बहुत पहले हमने व्हाट्सएप बात की थी
तकरीबन कोई 1.5 महीना पहले कि दोनों की शख्सियत में नेतन्याहू ये हमेशा समझता रहा है कि जो इजराइल कहेगा वो अमेरिका को करना ही पड़ता है, लेकिन पहली दफ़ा एक नार्सिसिस्ट, एक नरगिसियत पसंद शख्स से उनका वास्ता पड़ा है जो चाहता है कि मैं जो कहूँ वो हो। तो ये दोनों के टकराव में आई थिंक हमें ये कोई सूरत हाल बेहतर होती नज़र आ रही है। और अभी मैं देख रहा था कि इजरायली मीडिया बड़ा अपसेट है कि उनको यकीन है कि ये जो इनिशियल ये बुनियादी मुआहदा हो रहा है, जिसके आगे फिर उसकी फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 भी आएगी, इसमें शायद लबनान के ऊपर इनको अटैक्स फौरी तौर पे रोकना पड़े, ये इजरायली मीडिया कह रहा है। तो आई थिंक ये भी हमारी कामयाब सफारतकारी है जिसकी वजह से सारा कुछ हुआ और हमने बड़ा अच्छा किया कि लेट मी से दैट हमारी कामयाब सिफारतकारी भी है और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को क्रेडिट जाता भी है कि उन्होंने फिर हमेशा के लिए जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा था उसको दफन कर दिया इस डील के साथ। आई मीन कहा जा सकता है बिल्कुल 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 ग्रेटर, बिल्कुल आपने सही कहा कि इसके साथ ही ग्रेटर इसराइल का देखिए। इसके बाद आप देखें कि अभी से जो रीजनल डायनामिक्स हैं इस एरिया के वो बदलना शुरू हो गए हैं। कतर का ईरान के पास जाना और ये उसी का हिस्सा है जब ट्रंप ने कहा था कि ईरान को सफ़ाई हस्ती से मिटा देंगे, तो दूसरे दिन कतर ने ये कहा था कि कोई मुल्क किसी को सफ़ाई हस्ती से उठा सकता, हमने इस हमसाये के साथ अच्छी तरह रहना है। ये बड़े पॉजिटिव साइंस हैं, नए अलाइंसेस बन रहे हैं जिसमें पाकिस्तान एक मिडल पावर के तौर पे बहुत ही अहम किरदार अभी से कर रहा है और इंशाल्लाह आगे भी करेगा। बात की है भट्ट साहब ने कि इसका मईशत के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए मईशत हमने संवारनी है, हमें निकलना होगा कि हम इधर तो भारत के घुटने टेक दें, यहाँ पे हम 1.2 बिलियन के लिए IMF के 2-4 लोगों के सामने बैठ जाएं, ये इससे हमें निकलना होगा। मेरे ख्याल में सिर्फ इस तरह से सोचेंगे, क्या उसको मिली हमीयत से सोचेंगे तो शायद हम सारे मिन हैसुल कौम, हम किसी एक को नहीं कहते, हुकूमत का काम है पॉलिसीज बनाना ऐसी जो कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हो, जहां सबसे पहले आपके अपने लोग इन्वेस्ट करना जो है वो समझें कि हमें आसानी है, फिर बाहर वाले आएँ और जो मिले हमें जो भी अगर कर्ज अब तक लिया है इसको एहसन तरीके से इस्तेमाल करके। साजिद भाई मेरे पास खबर है और खबर आपसे तस्दीक करवाना चाहता हूं कि मेरे सोर्सेज जो हैं वो कह रहे हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है, ये दो हुकूमतें तब्दील होने की बाज़गश इस वक्त मार्केट में है। कोई इंफॉर्मेशन आई है आपके पास हजरत? या मैं अब इसके ऊपर कुछ कमेंट बेहतर है वर्षा मैं ना करूं कि हमारे इस TTP को और गवादर को नुकसान पहुंचाने में कुछ हमारे आस्तीन के सांप ही कह सकते हैं, उनका भी हाथ था। और कुछ चीज़ें आपने देखा होगा कि गुज़श्ता कुछ दिनों में सामने आई हैं, जिस तरह से UAE ने हमारे साथ बिहेव किया है आप देखिए, हालांकि उसको पता नहीं है कि हमने उसके पैसे वापस कर दिए तो हमारा क्या, हम कहीं और से ले लेंगे और हम ले ही लेते होते हैं। तो लेट्स होप के ये देखिए अफ़गानिस्तान का आप देखिए 3-4 दिन पहले जो इनका नुमाइंदा बैठा हुआ है UNO में, उसने तालिबान रजीम के खिलाफ बयान दिया UNO में बैठ के, वो इनका बाकायदा नुमाइंदा है जो वहाँ पे बैठा हुआ है। तो लेट्स होप कि ये चीज़ अगर यहाँ से तालिबान का रजीम बदल जाएगा तो मुझे यकीन है कि चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। साजिद हबीब साहब, आप चूंकि आप पढ़ते भी बहुत ज़्यादा हैं और फिर आपका एक लंबा करियर भी है, ये आर्म फोर्सेस को भी बड़े अच्छे से समझती हैं, डिप्लोमेसी में क्या तरीकेकार होते हैं, किस तरीके से चलना होता है, इसको भी बड़े अच्छे तरीके से आप समझते हैं। सो इन योर ओपिनियन हम इस पूरे के पूरे सिचुएशन को कैसे कैश करवा सकते हैं? जैसे गवादर पोर्ट है, कराची पोर्ट है, इकोनॉमिकली भी और वैसे फिजिकली हमारे मुआहदे देखें सऊदी अरब के साथ तो है। अब अगर ईरान के साथ ये डील हम साइन करवा देते हैं तो इसका इम्पैक्ट हमें क्या होगा? हमें क्या फायदा है? जो गैस ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है, क्या उसमें कोई पेशरफ्त होगी, कोई ट्रेड में पेशरफ्त होगी? इस डील के बाद हमारे लिए आप क्या अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं? डिफेंसिव अंदाज में भी बताइएगा प्लीज। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। देखिए अगर मैं ज़ाती तौर पे मेरा ख्याल था और मेरा एनालिसिस यही था कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर टैक्स लगाने का ईरान बार बार कह रहा है और सारी दुनिया उसकी मुखालफत कर रही है, उसको तो रीजनल भी कोई जो मुल्क नहीं मानता, वो बेसिकली मेरे ख्याल में ये प्रेशर है कि उसके कम अज़ कम जो असासे सारे आपने जब्त किए वो सारे के सारे उसको अनफ्रीज करें, बजाय इसके कि 25% करेंगे, बिकॉज ईरान को बहुत ज़रूरत है रीबिल्ड करने की। और उसके बाद उसका भी इंटरेस्ट है कि जो स्ट्रेट
ऑफ हॉर्मस खुल जाए, ताकि उसका अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं जिनको अभी ब्लॉकेट किया हुआ है ज़्यादातर करते हैं, यूएस नेवी करती है, वो भी खुल जाए, ताकि एक सिलसिला उनका चल पड़े। उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, सिर्फ ये ट्रेड खुलने की बात है। तो ये जब ये पाबंदियां उठेंगी तो देखिए पाकिस्तान को बिल्कुल फ़ायदा होगा। हम जो IPI नहीं बना सके थे उसमें हमारी मजबूरी थी कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हुई थी, और अमेरिका की बात ना माने तो आपके ब्लॉक 52 F-16 को वो बंद कर सकता है, जिसके लिए मेरा हमेशा से नजरिया रहा है कि अमेरिकी सामान के बगैर भी सुपर पावर्स हैं, हमें ज्यादा उनकी तरफ जाना चाहिए, जो अब हम जा चुके हैं वहां तक। तो मेरे ख्याल में तो अगर IPI भी बनती है तो बनने दीजिए। अरे भाई, भारत से आप एक तो उसकी गैस लाइन हमारे काबू में होगी, तो उससे हम पैसा लेंगे। तो हमें इससे निकल के अब दाएं बाएं की क्या तनाज़ात हैं, हमें मुआशियात की तरफ जाना चाहिए। बुरे से बुरे हालात में भी देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के यहूदियों के साथ भी लेन देन रखा था कि इससे बड़ी एग्जाम्पल क्या हो सकती है। तो आई थिंक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि हम ईरान के साथ अपना कम अज़ कम ऑयल की और दूसरी चीज़ों की जो ट्रेड है इसको हम कैपिटलाइज करें। एंड द बेस्ट वुड भी कि अगर चाबहार को और गवादर को सिस्टर पोर्ट्स डिक्लेयर कर दिया जाए तो ये वाली जो मुखासमत है इसका भी खात्मा हो सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया, आपने बात बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने अपनी सारी गुफ्तगू को समराइज किया है। एंड वी रियली होप सो कि 60 डेज के लिए अब ये जो एक सीज फायर हुआ है ये आगे एक्सटेंड हो और स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है वो ओपन हो जाए। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हमने जाना है, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। और इस वक्त इकोनॉमी की अगर बात करें तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, वो चाइना के दौरे पर मौजूद है और वहां पर बहुत से खुशाइंद वहां से खुशखबरियां भी आ रही हैं। 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है उनको टैक्स फ्री कर दिया गया है चाइना की जानिब से, मसनूआत जो है। इसके अलावा निजी कंपनियों से जो है वो इन्वेस्टमेंट की गुजारिश की गई है। शहबाज शरीफ साहब ने उनको कहा है कि आए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन इसके बावजूद आप देखें ईरान US डील होने के बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर अगर पेट्रोल जो है वो 400 रुपए से ऊपर का मिल रहा है तो उसके बाद महंगाई बहुत ज्यादा है। फिर बजट पेश होने वाला है, बजट के अंदर क्या कुछ होगा, ये एक बड़ी अलग सा ही एक डिबेट चल रही है कि हम इकोनॉमिकली ग्रेजुअली नीचे जाते जा रहे हैं और डिप्लोमेटिकली और वैसे पूरी दुनिया में हमारा नाम बनते जा रहे हैं। तो इसी को समझने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद है, आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन ही हमें से कुछ समझा सकती है। सर, इकोनॉमी के जो दादो शुमार है हम उनको इतने बेहतर तरीके से तो नहीं समझते, आप हमें समझा दें कि ये कैसे पॉसिबल है कि आप पॉजिटिव इमेज के साथ पूरी दुनिया में जरूर आ रहे हैं लेकिन उस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही और ना ही हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो रही है। पेट्रोल हम खित्ते में शायद सबसे ज्यादा महंगा पाकिस्तान के अंदर ही है। जी शुक्रिया। देखे इस वक्त पाकिस्तान का जो जियो पॉलिटिकल रोल है, अगर हम देखना चाहें कि उसका फौरी तौर पे मुआशी लिहाज से क्या फ़ायदा हुआ तो वो आपको IMF के साथ जो डीलिंग है उसमें आपको फ़ायदा नज़र आता है। इससे पहले जब जंग शुरू हुई थी IMF का जो एक रिव्यू मिशन आया हुआ था बगैर वो एग्रीमेंट किए वापस चला गया, लेकिन चूंकि वाशिंगटन से हमारे ताल्लुकात इस वक्त बेहतर थे लिहाजा उन्होंने वहाँ पे जाके अनाउंस किया कि जी एग्रीमेंट हो गया। इसी तरीके से जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में डीजल पे लेवी ज़ीरो की और फिर पेट्रोलियम पे भी 80 रुपये का एक हफ्ते के लिए छूट दी, तो गो के IMF एग्रीमेंट की वायलेशन थी, लेकिन IMF ने उस पर कोई शोर नहीं मचाया। इसी तरीके से जब UAE ने अपने $3.5 बिलियन वापस मांगे तो ये पाकिस्तान का जियो इकनॉमिक रोल ही था कि फौरी तौर पे सऊदी से हमने वो रकम जो थी वो अरेंज कर ली और हमने UAE को वो रकम वापस कर दी। तो ये जो पाकिस्तान इस वक्त खित्ते में अमन के हवाले से जो किरदार अदा कर रहा है उसका आपको इकनॉमिक बेनिफिट नज़र तो आ रहा है, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि शायद इससे कहीं ज़्यादा बेहतर इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट उस वक्त पाकिस्तान में आ रही होगी जबकि यहाँ पे एनर्जी का रेट सस्ता होगा। और इस वक्त मशरक़ वस्ता की सूरत हाल को देखें तो और ये अपने कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस को, एनर्जी सर्कुलर डेट को, और अभी भी जो कमिटमेंट हमने की है कि हम अपना एनर्जी की सारी कास्ट को पास ऑन कर रहे होंगे, तो पाकिस्तान में शायद उस तरीके से इन्वेस्टमेंट लेके आना एनर्जी चैलेंजेस के हवाले से देखते हुए जब तक उसके साथ कोई रिन्यूएबल एनर्जी का बड़ा प्रोजेक्ट ना हो वो शायद थोड़ा सा अभी उसमें देर लगेगी। हमें
देखना है कि हमारी यूटिलिटी की प्राइस क्या होंगी, गैस की कीमत, बिजली की कीमत, पेट्रोल डीजल की कीमत, और ये तीनों चीज़ें जंग के बाद इस वक्त एक तो आलमी मंडी में उनकी कीमत बढ़ती चली जा रही है, दूसरा पाकिस्तान में कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस की वजह से उनकी कीमत बढ़ती चली जा रही है। तो वहाँ पे हमको बहुत फेवर्ड मार्केट नहीं है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, अगर हम अपने बाकी पीयर्स को कंपेयर करें अपने साथ। बिल्कुल ठीक है, और यही बात है जिसमें हम ना थोड़ा कोलैप्स कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा। बट साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। जैसे पेट्रोलियम लेवी और फ्यूल की अमित साहब ने बड़ी डिटेल में हमें समझाया कि छूट भी मिली, IMF फिर भी जो है वो कुछ नहीं कर सका। अभी ये बहुत शोर है ऑटो पॉलिसी 2026 से 31 तक का, तो ये हमें समझा दे कि ये है क्या पाकिस्तान में वाकई कोई इलेक्ट्रिक ऑटो व्हीकल पॉलिसी ये बन रही है या सिर्फ एक धूम ही मचाई हुई है, एक नारा ही बना हुआ है? देखें कबल इतना फिजा, बात यह है कि मशरक़ वस्ता की जंग के बाद जब पेट्रोल 400 तक जाता है तो फिर ये अब शौक नहीं है, ये अब ज़रूरत बन गई है पाकिस्तान की। और ये वो लम्हा है जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी ज़रूरत आपकी बन गई है, अब ये शौक नहीं रहा। पूरा का पूरा मुआशी निज़ाम जो है वो फिजा तब्दील होने जा रहा है, जिस पर हम आगे जाके बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है जो आप फरमा रही हैं, या मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की वो बात कर रही हैं जो उन्होंने 30% गाड़ियों को इलेक्ट्रिक पर मुंतकिल करने की बात की है और दावा किया है कि इससे सालाना $4.5 अरब का फ्यूल बिल कम हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर सालाना $4.5 अरब इतने पैसे, क्या पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मल हो सकता है? आप जरा गौर करें ना, है बात असल में है क्या, गाड़ियों की 3 कैटेगरीज कौन सी है? अगर आप गौर करेंगी तो आपको एक तो मिलेगी वो गाड़ी जो कि कम पेट्रोल खर्च करती है यानी हाइब्रिड है। अच्छा, दूसरी गाड़ी पर जब आप जाएंगी तो पेट्रोल और बैटरी के साथ प्लग इन हाइब्रिड आ जाएगा। अब जब तीसरी आखिरी है वो है, बाज़ माहिरीन जो है वो कह रहे हैं कि असल में टेक्नोलॉजी जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी है। ये जब आ गई, ये पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है तो फिर पाकिस्तान तरक्की पे जा सकता है। लेकिन हमारे साथ चूंकि माहिर मौशियत आबिद कयूम भाई इस वक्त मौजूद हैं और वो मुझसे ज़्यादा इकॉनमी को समझते हैं, तो मैं उनसे जान लेता हूँ। आबिद भाई, मैं तो इस बात पे मुत्फिक हूँ कि सबसे पहले हमें पेट्रोल, इतने महंगे पेट्रोल से छुटकारा हासिल करने के लिए इलेक्ट्रिक पर ही जाना पड़ेगा, हाइब्रिड पर ही जाना पड़ेगा। और हुकूमत जो है वो सबसे पहले उन्हें चाहिए कि मोटरसाइकिलें जो हैं उन पर गौर करे। पाकिस्तान की सड़कों पर इस वक्त करोड़ों बाइक्स मौजूद है और फौरी इम्पैक्ट तो बाइक से आ सकता है। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की मकामी जो इंडस्ट्री है, अगर हुकूमत सस्ती दरामदी छूट दे दे तो फिर आप गौर करें कि अगर ये छूट आ गई तो इससे इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की है क्या वो तबाह बर्बाद नहीं होगी? मेरी आवाम आपसे ये जानना चाहती है। 3 लाख से जायद अफराद पाकिस्तान में इस रोजगार से वाबस्ता है। मैं एग्री हूँ इलेक्ट्रिक पे जाने के, लेकिन हुकूमत उन 3 लाख अवाम का क्या करेगी? ये जो डिफिकल्ट मैच आकर फंस गया है, आप इस बारे में क्या कहते हैं आबिद भाई? देखिए, पहली बात तो यह भट्ट साहब के दरामदी छूट आपको फिलहाल नहीं मिलेगी। बजट में मैं देख रहा हूँ कि ईवी पे इस वक्त हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि GST ना लगानी पड़ जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। IMF उसकी एग्जम्पशन पे जो है ख़त्म करने पे इशरार कर रहा है, जबकि हुकूमत का ख्याल है कि इसकी एग्जम्पशन जो है वो रहनी चाहिए। तो पहले तो ये देखना है कि क्या ईवी पे किसी किस्म का कोई सेल्स टैक्स तो नहीं लग जाता। ये एक शौक नहीं बल्कि ये ज़रूरत बन चुका है। और आप देखें कि लोग खुद ब खुद इस पे आते जा रहे हैं। देहातों में भी देखें तो जो आपको लोकल मैकेनिक हैं वो इस वक्त कंबशन इंजन जो मोटरसाइकिल है उसमें बैटरीज फिट कर रहे हैं। और ये हमारे वो मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं और टेक्नीशियन है जो कि ये काम कर रहे हैं। उसके लिए कोई आपको बड़ी हाई फाई किस्म की वो टेक्निकल स्किल जो है वो नहीं दरकार। तो पाकिस्तान में ऑलरेडी इसकी अडॉप्शन जो है वो जारी है। चैलेंज सिर्फ ये आएगा कि एक तरफ बढ़ता हुआ पेट्रोल है और दूसरी तरफ बिजली का बिल, कि क्या ये बिजली का बिल जो है, क्या बिजली सस्ती का ऑप्शन आपके पास होगा और वो सोलर ही है। अगर आपका जो बिजली का यूनिट है वो एक्सपेंसिव होता जाएगा तो जाहिर है कि गाड़ी की चार्जिंग भी उतनी महंगी होती चली जा रही होगी। लेकिन अगर सोलर पे आप गाड़ियों को चार्ज कर रहे हैं मैं यही तो बात पूछना चाह रही थी आपसे सर
कि आपने मतलब हाउ इज दैट पॉसिबल कि आप ईवी पर चले जाएं आप फ्यूल को बचाने के लिए, लेकिन उसी फ्यूल से महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं और फिर वही महंगी बिजली को आप दोबारा रिचार्ज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी तो कोई सोलर पॉलिसी नहीं है। तो ये भी तो एक तरीके से मतलब आपने कान इस तरह नहीं पकड़ा, घूम के पकड़ लिया। ये जो बिजली का जो चैलेंज है उसमें ईवी हो या बाकी चीजें हो, अब क्योंकि बैटरी टेक्नोलॉजी बेहतर होती जा रही है, लिथियम बैटरीज जो कि रैपिड चार्जिंग बैटरीज हैं वो पाकिस्तान में आ रही हैं और ये एक रेवोल्यूशन, साइलेंट रेवोल्यूशन ऑटोमेटिकली आता चला जाएगा, जिसमें कि कंज्यूमर जो हैं, जो भी अफोर्ड कर सकते हैं, वो उतनी अच्छी बैटरीज लगाते जाएंगे और अपनी स्टोरेज भी कर रहे होंगे और उस पर वो चार्ज भी कर रहे होंगे। तो कैपेसिटी पेमेंट का जो मसला है वो सर पे सवार रहेगा, लेकिन कंज्यूमर अपना जो है प्लान बी उनका यही होगा कि वो सोलर पे शिफ्ट होंगे और उसके साथ वो बैटरीज पे जा रहे होंगे। बिल्कुल ठीक है। अभी मैं जो चाइना वाला आबिद कयूम भाई ये बताइएगा कि आपका एक तजर्बा है और मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, आप क्या देख रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से? एक तरफ अमेरिका ईरान का मुआहिदा हो रहा है और पेट्रोल जो है अब पाकिस्तान में सस्ता होने जा रहा है या मजीद महंगा होने जा रहा है, आपकी राय क्या है? तजर्बा क्या कहता है? आप जी अगर ये कल भी सुलह हो जाती है तो अभी आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें जो हैं कुछ 6 से 8 माह तक अभी ये महंगी रहेंगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज को अपनी इंश्योरेंस को एडजस्ट करना, शिपिंग कंपनीज के लिए ये जो यकीन कर लेना कि वाकई दोबारा से जब वो उसमें से गुजर रहे होंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तो कोई मसला नहीं बन जाएगा। ये सारी चीज़ें टाइम लेंगी। सुलह होना एक चीज़ है और पेट्रोल की कीमतें नीचे जाना उसको रिफाइनरीज पे भी डिपेंड करता है कि जिन रिफाइनरीज का लॉस हो चुका है मिडल ईस्ट में वो कितनी जल्दी रिपेयर होता है। जो राशन फास है, जो जहाँ से हम गैस लेते हैं कतर से, उन्होंने तो पहले से ऐलान कर दिया है कि 3 से 5 साल लगेंगे उनकी गैस फैसिलिटी को पूरी तरह से रिकवर करने में। तो अगर आलमी मंडी में कीमतें सस्ती नहीं होती तो पाकिस्तान में ये जो 4-5 रुपए पर लीटर इस तरह का तो आप देख सकते हैं, वो जो ड्रास्टिक उसमें डिस्काउंट है, मतलब 200 वो मेरा लीटर ख्याल है 250 लीटर पे वापस हम जाते हुए पेट्रोल को अभी 5-6 महीने तो ना देखें। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और बहुत से बाज गश्त हो रही हैं इस्लामाबाद के अंदर। सियासी हलकों में बहुत सी खबरें हैं जो कि इस टाइम पर ना ओपन डिस्कशन भी बन रही हैं या चाय की चुस्कियों के साथ इस्लामाबाद के ठंडे मौसम में भी डिस्कशन हो रही है। बट साहब आप तो इस्लामाबाद में हैं, चले आपके वहां होने की मौजूदगी का फायदा उठाते हैं। मुझे ये बताएं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के लिए बड़ी बाज़गश्त हो रही है। आइन में तो इसकी गुंजाइश नहीं है लेकिन इस पर गौर किया जा रहा है, तो इसमें किस हद तक सदाकत है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम अगर आता है तो क्या आसिफ अली जरदारी के नाम पूरा निकलने जा रहा है, क्योंकि इस टाइम सदर तो वही है। दुरुस्त फरमा रही हैं काबिल एहतराम फिजा साहिबा। आप सदारती निज़ाम की जो बातें हैं, बाज़गश्त आपके पास पहुंच गई है। मैं भी इसको कहता हूं ये बात दुरुस्त है। सवाल क्या है, हो क्या रहा है, अंदरूनी कहानी क्या है? असल बात ज़रा गौर करें। सबसे पहली तो बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो मुल्क है वो आपने सफारती महाज पर, जंगी महाज पर जीत लिया है। अब आ गया मौशी महाज। जब आप मौशी महाज पर आती हैं तो उस वक्त मुल्क अभी पांव पे खड़ा नहीं है। यह बात मुख्तदर हलकों को पता है। कह रहे हैं कि 28वीं आईनी तरमीम आ रही है। हाँ आ रही है भाई, 27वीं के बाद 28वीं नहीं आना ना, आनी है। कब आनी है? सदारती निज़ाम कब चेंज होना है, क्या होना है? आप जरा गौर करें। बात सिर्फ इतनी सी है फिजा कि इस वक्त मुल्क जो है वो मुआशी तौर पर मुस्तहकम नहीं हो रहा। यह बात सबको पता है। पाकिस्तान में एजुकेशन का निज़ाम नहीं चल रहा। इस वक्त जो मुआशी, जो पेट्रोल की आप बात कर रही हैं, सदारती निज़ाम की बात कर रही हैं, ज़रा गौर करें कि इस वक्त जो हमें चीज़ दरकार है वो इस वक्त, मैंने इस्लामाबाद में पिछले 3 रोज़ में देखा है, जो मुख्तदर हल्के हैं उन्होंने अपने तुरफ के पत्ते जो है ना वो बड़ी खूबसूरती से प्लेस कर दिए। सफारती महाज पे भी कर दिए, जंगी महाज पे भी कर दिए। वहां पे यके आपके खूब चले, लेकिन अवाम जो है इस वक्त, पाकिस्तानी अवाम, वो 400 रुपए का पेट्रोल नहीं ले रही। पाकिस्तान की मईशत पांव पे खड़ी नहीं हो रही। अब होना क्या है? अब जब
अमेरिका ईरान की सुलह हो रही है और आपका कद काट अल्लाह पाक ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को एक इज्जत दे दी, शहबाज शरीफ को इंतहाई इज्जत दे दी। जब इज्जत देंगे, इज्जत मिल चुकी, तो फिर बल्क में अब रहमते हैं वो चाइना से, अमेरिका से, ईरान से अल्लाह पाक ने आपको भिजवानी है। और ये सोचना पड़ेगा, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, कि ये इस वक्त जो अफराद ताश के खिलाड़ी है, क्या वो एलिजिबल है या नहीं। अगर नहीं तो ये है समझ तो इनकी अगर रिप्लेसमेंट होनी 28वीं है। तरमीम आती है, बट साहब मैं आपकी गुफ्तगू से जो समझी हूँ कि 28वीं तरमीम अगर आती है तो उसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो सकता है, ये तब्दीली हो सकती है। तो क्या इसके लिए इंटरव्यूज शुरू हो गए इस्लामाबाद में? कुछ ये खबर देना आप। बाकी तो अभी की ब्लैक एंड व्हाइट तो अभी तक किसी बंदे के पास नहीं है। मेरी कल भी 2 मुख्तदर शख्सियात से मुलाकात हुई है। अगर आप सफात की बात करें, ब्लैक एंड व्हाइट की बात करें, लेकिन जो इस खास ये काम करना चाहते हैं उनके दिमाग में एक स्क्रिप्ट बन चुका है, क्योंकि उनको पता लग गया है कि अगर पाकिस्तान के टैक्सी करते हुए जहाज को अब ऊपर उठाना है तो उसके लिए एक बड़ी सर्जरी जो है वो करनी पड़ेगी। अगर अभी ये इकोनॉमी इस की तरह हो सर्जरी गया के लिए तो क्या सोच रहे हैं? ये बताएं कि बजट आ रहा है, ठीक है बट साहब, बजट पे हमने प्रोग्राम्स भी इकट्ठे किए हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सब कुछ हमने आवाम के सामने रखा है कि कितनी टैक्स लग रहे हैं, नए टैक्स लग रहे हैं। लेकिन ये भी खबरें हैं कि बहुत सी मिनिस्ट्रीज चेंज होने वाली हैं, तो क्या वो बजट से पहले होंगी या बजट के बाद होंगी? और खास तौर पे वजीर खजाना की मिनिस्ट्री मोहम्मद औरंगजेब की परफॉर्मेंस से नवाज शरीफ कुछ खुश नहीं है, ये हम अपने प्रोग्राम में ब्रेक कर चुके हैं न्यूज। आप दुरुस्त फरमा रही हैं, हम पिछले प्रोग्राम में बात कर चुके हैं, लेकिन दोबारा ये कर लेते हैं। मैं आपको आसान अल्फाज में 1.5 मिनट में कंप्लीट कर देता हूं। देखिए, आप गौर करें कि इस वक्त सियासतदान जो है वो डिलीवर करने में कामयाब नहीं हुए। पाकिस्तान की अवाम जो है वो सीना तान कर कह रही है हमने भारत को शिकस्त दी, सीना तान कर कह रही है कि हम इस वक्त सुलह सफाई करवा रहे हैं, दुनिया हमारे पीछे चल रही है। लेकिन साथ क्या कहते हैं? गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए जेब में पैसे नहीं है। ये हालात मुख्तदर शख्सियात को समझ आ चुकी है। पाकिस्तानी अवाम को खड़ा करने के लिए अब ये सारे काम होना पड़ेंगे। वो काम क्या है? आप जरा गौर करें। एजुकेशन 1, आपकी हेल्थ 2, आपकी आबादी पॉपुलेशन 3, आपका औरंगजेब साहब की जो आपने बात की है, ये सारी चीजें उस तरह आवाम, क्या आप समझती हैं हेल्थ मिल रही है? क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान का एजुकेशन बिल्कुल ठीक पैटर्न पे, आबादी का तनासुब, बेहंगम ट्रैफिक की किस तरह जा रहा है? ये अब सारी चीजें अगर सूबों ने ठीक ना की तो ये चीजें वफाक के पास जानी है, और इन्हीं चीजों की वजारतें चेंज होंगी, चेंज भी होंगी, क्योंकि औरंगजेब साहब इंतहाई काबिल एहतराम है। वो हबीब बैंक के प्रेसिडेंट भी रहे, वजीर खजाना बनने से कबल, और एक अच्छे खानदान से तल्लक रखते हैं। जस्टिस रमदे साहब के दामाद हैं वो, और एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अवाम को रिलीफ, IMF को मुतमईन किया, ये उनकी कामयाबी है। लेकिन इसके लिए अब चेंजिंग्स आना बहुत जरूरी हो गई हैं, ये सबको पता चल गया है। अगर ये 28वीं तरमीम आती है, आप ये गौर करें ना, जब 28वीं तरमीम में मिसाल के तौर पर अगर सूबों की बात की जाए तो सूबे तकसीम करने हैं, तो वो सूबे तकसीम भाई असम्बलियों ने करारदाद 2/3 मेजॉरिटी से प्रूव कर रही है ना। सिंध असेंबली ने करनी है कि कराची को सूबा बनाया जाए, पंजाब ने करनी है लाहौर को सूबा बनाया जाए। तो 28वीं तरमीम में अगर वो इख्तियारात ही मैं आपसे सलब कर लूं, ये असम्बलियां करें ही ना, तो फिर सूबे भी बन सकते हैं। फिर NFC वॉट की बातें एक लंबी डिबेट में आपसे कर सकता हूं, लेकिन 3 लाइनों में कंपाइल अगर करूं तो सीधी बात मैं आपको यह फिक्रा कह रहा हूं कि पाकिस्तान का मौशी मॉडल फिजा तब्दील होने जा रहा है। इसके आगे जो रुकावट आएगी वो पानी बहा के ले जाएगा, वो नहरें बन जाएंगी। उन नहरों के आगे अगर कोई पुल लगाएगा वो पुल टूट जाएगा, फिर सदारती निजाम भी आएगा, फिर दमश्क कलंदर भी होगा। अब अच्छा, जो चेंजेस की बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव चेंज, एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर यह फैसला कर रहा है कि अवाम भूखी मर रही है। अवाम के लिए अगर अब भी ना सोचा गया तो खुदा ना खास्ता अवाम सड़कों पर आ जाएगी। फिजा
बिल्कुल ठीक है भट्ट साहब, ऑलमोस्ट आ ही चुकी है 400 रुपए लीटर पेट्रोल। ये कोई आम बात थोड़ी है। वो जो ये ऑटो रिक्शा चलाते हैं उनसे पूछे ये क्या सूरत हाल है। लेकिन अभी एक ईद चूंकि आ रही है और ईद पर मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब जो प्रोजेक्ट है जिसको हम बड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं, बड़ा ये अच्छा प्रोजेक्ट है उनका, और इसको इंटरनेशनल मीडिया भी बड़ा हाईलाइट किया गया। अभी उन्होंने कहा कि अगर लाशें आपने घरों के बाहर सड़कों पर फेंकी तो आपको 50,000 रुपए जुर्माना होगा। प्रैक्टिकली ये मुमकिन है कि मतलब कोई किसी के भी घर के आगे उठा के फेंक के चला जाए। ओ और भाई, ये सुथरा मुमकिन पंजाब नहीं की है। लाहौर में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं 10,000 है कि वो रुपए के इसको उठाए। 15,000 रुपए के चालान मुमकिन हो रहे हैं ना। अब लोग बेल्टें लगाकर गाड़ियों में नहीं फेंक फिरते, तो सड़क पे रोककर उसे कहा जाता है 5,000 रुपया दो वरना जेल जाओ। ये हो रहा है। बात ये नहीं, मैं मरियम नवाज के इन तमाम मंसूबों को अप्रिशिएट करता हूं। मरियम नवाज ठीक कर रही है, लेकिन मरियम नवाज अकेली क्या कर सकती है? मरियम नवाज एक सख्ती करके डिसिप्लिन लाना चाह रही है पूरी दुनिया में। मैं जाता हूं, आप जाती हैं, बाहर के ममालिक में क्यों में खड़े होते हैं, क्या हम वहां पर गाड़ी चलाते हैं, रेड लाइट क्रॉस करते हैं? नहीं करते ना। यहां क्यों कर रहे हैं हम फिर? वो थैले दिए जाते थे कि आप इसमें एलाइशे डालें और स्पॉट्स बनाए गए थे। ये सुथरा पंजाब के जो वर्कर्स हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि एलाइशे इकट्ठी करें और यहाँ ऐसे स्पॉट्स बनाए जाएं जो कि करीबी हों और लोगों को बताया जाए। जैसे शॉपिंग बैग मजबूत वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब ये सब कुछ करते थे। तो ठीक कह रही हैं, जुर्माने होने चाहिए, डिसिप्लिन में कौम को लाना चाहिए, और पर जुर्माने लेने के लिए हमारी मौशियत को खड़ा करो और हमें पैसे भी तो दो। जो तनख्वाह लेते हैं तनख्वाह वही की वही जा रही है, पेट्रोल बढ़ाते जा रहे हैं। ऊपर से आप कहते हैं मैं ट्रैफिक पे भी, मैं खाले सड़क पे फेंकने पे भी मैं पैसे लगाऊंगी। लगाने चाहिए, आपको डिसिप्लिन कायम होना चाहिए। लेकिन क्या मनी अर्न सिर्फ जानी जानी है, आनी नहीं है? ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो रहे हैं, वफाक को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। फाइन लगा के इतने पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, मनी अर्न हुए। बट साहब ये एक लॉन्ग डिबेट में चले जाएंगे हम। हमें प्रोग्राम को वाइंड अप करना है व्यूअर्स। आज के प्रोग्राम से इतना ही। बट साहब जो है ना वो बड़े गर्मा गर्मी, इस्लामाबाद का मौसम ठंडा है। बट साहब थोड़ा एंजॉय करें, आप इतना गुस्से में मत आए आप। आपसे दोबारा मुलाकात होगी व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज।